हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी, एग्ज़ाम का समय चल रहा है वैसे ही। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है थर्मल पावर प्लांट। आज हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट की। तो एक इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ थर्मल पावर प्लांट का, तो थर्मल पावर प्लांट इज़ डिफाइंड इन ए वे वेयर वी कन्वर्ट स्टीम और हीट एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मैनी मशीनरीज। थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा सेटअप है, वाटर में अवेलेबल हीट एनर्जी को, उसको वाटर को पहले हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसकी हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनी इक्विपमेंट्स। और पूरा प्लांट का एक कंस्ट्रक्शन हम समझते हैं। तो अगर ये एक फ्लो डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम आज समझेंगे कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले कोल हैंडलिंग। तो जो किसी भी थर्मल पावर प्लांट में जो फ्यूल का यूज़ हम करते हैं वो होता है कोल। अब किसी भी पावर प्लांट का जो 50 to 55% एरिया होता है वो सिर्फ कोल हैंडलिंग यूनिट ही कवर करती है। कोल हैंडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि पहले तो कोल को एक अच्छे अमाउंट में प्रिपेयर करना जिससे कि हमारे प्लांट की इफ़िशियंसी बढ़े। दूसरी बात, जो कोल से निकलने के बाद हमारे एशेज होते हैं उनको हम इस तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करें। तो कोल हैंडलिंग और एस हैंडलिंग दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है थर्मल पावर प्लांट का। सबसे पहले हम कोल हैंडलिंग यूनिट की बात करते हैं। तो कोल हैंडलिंग यूनिट में हम क्या करते हैं कि ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो इसमें कई बार रेलवेज़ वगैरह की हेल्प से भी हम कोल को अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा कोल आता है हमारे सोर्स से, फिर हम उसकी अनलोडिंग करते हैं। अनलोडिंग के बाद कोल की क्रशिंग होती है। जो हमारे लार्जेस्ट साइज़, स्मॉलर साइज़, जो डिफरेंट साइज़ के कोल होते हैं उनकी हम क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग करने के बाद एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में हम कोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब वो कोल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि हम एक साइज़ में उनको लाने की कोशिश करते हैं स्क्रीनिंग में। एक साइज़ में लाने के बाद फिर कोल की वॉशिंग होती है। कोल की वॉशिंग हम इसलिए करते हैं ताकि कोल पे जो बाकी सारे कंटामिनेटेड लेयर हैं जो कि उसकी बर्निंग को अफेक्ट करेंगे या फिर हमारी इफ़िशियंसी को प्लांट की अफेक्ट करेंगे, उनको रिमूव किया जाता है। अब वॉशिंग होगी तो फिर ड्राइंग तो होगी। ड्राइंग करके फिर हम कोल को सुखाते हैं। ड्राइंग करने के बाद फिर जब वॉशिंग हो गई फिर ड्राइंग हो गई। ड्राइंग करने के बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर्स का यूज़ करके फेरस मटेरियल को रिमूव करते हैं जो कि हमारे क्रश्ड कोल्स में लेयर्ड होती है। फिर उसके बाद हम उसका स्टोरेज करते हैं और स्टोरेज करने के बाद सप्लाई का प्रोसेस आता है। तो सप्लाई प्रोसेस में हम कोल को सप्लाई करते हैं अपने प्लांट में एज़ पर रिक्वायर्ड अमाउंट। तो सबसे पहले हमारी अनलोडिंग का प्रोसेस होता है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो सबसे पहले हम अनलोडिंग करते हैं। अनलोडिंग के बाद हमारा क्रशिंग होता है। क्रशिंग के बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद हम करेंगे वॉशिंग। वॉशिंग में हम धोएंगे अपने कोयले को। उसके बाद हम करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग के बाद हम करेंगे सेपरेशन। हमारे जो फेरस मटेरियल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इसको बोल सकते हैं हम। और उसके बाद स्पेस का प्रॉब्लम है। और उसके बाद हम करेंगे इसकी हैंडलिंग, स्टोरेज और उसके बाद इसको सप्लाई करेंगे बॉयलर में। ठीक है। अब जब हैंडलिंग प्लांट की बात कर लिए तो ऐश हैंडलिंग की बात भी मैं अभी कर लेती हूँ। अब ऐश जो डिस्चार्ज होते हैं हमारे बॉयलर में वो दो तरह के ऐश होते हैं। एक ऐश जो होते हैं जो इधर जमा होते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो हॉट ऐशेज हमारे होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं ड्यू टू प्रेशर और वेट डिफरेंस की वजह से। और कुछ ऐश जो हमारे होते हैं जो हमारे यहाँ पे ही स्टोर हो जाते हैं आफ्टर बर्निंग प्रोसेस। तो जो हमारे यहाँ पे ऐशेज होते हैं स्टोर, उनका हम अलग से डिस्चार्ज करते हैं। जो हमारे हॉट ऐशेज होते हैं उनका हम अलग से डिस्चार्ज करते हैं। जो हमारे हॉट ऐशेज होते हैं उनका डिस्चार्ज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेसिपिटेटर, एक इधर यूनिट लगी होती है, उसके थ्रू कर देते हैं। और फिर उसको भी सेम प्रोसेस से गुजार करके हम स्लरी बना करके सीमेंट प्लांट में सप्लाई कर देते हैं ताकि वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हो। जो हमारे यहाँ पे बॉयलर में ऐशेज बच जाते हैं इनको फिर हम निकालते हैं। निकाल करके उनका स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने के बाद वो क्वेंचिंग प्रोसेस से होकर के गुजरता है हमारा ऐश। क्वेंचिंग इज़ अ मैकेनिकल टर्म। क्वेंचिंग इज़ अ मैकेनिकल टर्म। क्वेंचिंग की अगर हम बात करें तो सिंपल भाषा में इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पानी द्वारा डायरेक्ट किसी चीज़ को ठंडा कर देना ही क्वेंचिंग होता है। तो यहाँ पे वाटर के कांटेक्ट में आकर के हमारी जो ऐशेज होती हैं उनको हम क्वेंच करते हैं। क्वेंच करने के बाद उनकी हम स्लरी प्रिपेयर करते हैं।
स्लरी कई तरीक़ों से प्रिपेयर की जा सकती है, या तो हम उसको हाइड्रोलिक फोर्स से प्रिपेयर करें, यानी कि उसमें वाटर मिक्स करके उसकी स्लरी बनाएं, फिर हम न्यूमेटिक तरीके से स्लरी को प्रिपेयर कर सकते हैं वैक्यूम क्रिएट करके विद द हेल्प ऑफ एयर, और या फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ करके भी हम स्लरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। उस स्लरी को हम फिर भेज देते हैं सीमेंट प्लांट में, जहाँ पे वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हो सकता है। तो ये तो हमारे कोल हैंडलिंग यूनिट की बात हो गई। हमने अब तक देखा कि कोल हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, उसको बॉयलर में भेजने से पहले, और बॉयलर से निकली हुई ऐश को हम किस तरीके से हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बॉयलर की। जब यहाँ पे हमारा कोल सप्लाई होता है यहाँ से, तो इन कोल्स की बर्निंग होती है। कोल्स की जब बर्निंग होती है तो यहाँ से हॉट गैसेस रिलीज होती हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट में, और ये हमारे ट्यूब है, इसमें हम वाटर इनटेक देते हैं, वाटर सप्लाई हमारे रिजर्वॉयर से। रिजर्वॉयर आपका मैकेनिकल भी हो सकता है, रिजर्वॉयर आपका हम मैन मेड भी हो सकता है, और वो नेचुरल भी हो सकता है कि कहीं नदी से हम पानी ले रहे हैं, या फिर किसी स्टोरेज सिस्टम से हम पानी ले रहे हैं, या फिर मैकेनिकल डैम वगैरह का यूज़ करके हम वहाँ से पानी ले सकते हैं, स्टोरेज अपना बना सकते हैं। रिजर्वॉयर से हम वाटर की इसमें सप्लाई करते हैं। वाटर इन पाइप्स के थ्रू सप्लाई होता है, वाटर इन पाइप्स में होता है, और यहाँ से जब हॉट गैसेस निकलती हैं तो वो इनके कांटेक्ट में आती हैं और हीट एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो ये हॉट गैसेस हीट एक्सचेंज करती हैं इस कोल्ड वाटर के पास, और यहाँ लास्ट का जो यूनिट होता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये जो हमारा वाटर होता है वो सुपर हीटेड स्टेज में आ जाता है। इस सुपर हीटेड वाटर को फिर हम, जो कि वेपर के फॉर्म में हमारा आ जाता है, और ये हमारे हॉट गैसेस स्ट्राइक करती हैं टरबाइन ब्लेड पे, एक्सपेंड होती हैं, और एक्सपेंड होकर के जो हमारी इस वेपर में अवेलेबल हीट एनर्जी होती है उसको टरबाइन कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और इस मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी दे देता है हमारे जनरेटर को। जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो फर्दर सप्लाईज के लिए चली जाती हैं। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, ये हुआ हमारी एनर्जी प्रोडक्शन का। अब उसके बाद जो होता है, अब यहाँ से आती हैं हॉट गैसेज होती हैं, क्योंकि अभी सिर्फ वाटर स्ट्राइक किया है टरबाइन पर और थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है, तो ये हॉट गैसेस हमारी आती हैं कंडेंसर में। कंडेंसर इज़ अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर डिवाइस, जहाँ पे इन हॉट गैसेस को ठंडा किया जाता है, यानी कि इन वेपराइज फॉर्म ऑफ गैस को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में विद द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर के लिए हम जो कूलिंग वाटर लाते हैं वो लाते हैं हमारा कूलिंग टावर से। अब कूलिंग टावर में पानी कहाँ से जाता है, तो ये जो हमारी वेपर जो आती है हमारी टरबाइन से, इनको ठंडा करने के लिए, इनको ठंडा करने के बाद हम कूलिंग टावर में भेज देते हैं। कंडेंसर क्या करता है कि हमारे वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, और कूलिंग टावर में एक्सपेंशन प्रोसेस के थ्रू और स्प्रे प्रोसेस के थ्रू हम कन्वर्ट कर देते हैं हमारे हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में। यानी वाटर कूलिंग टावर से हमारा चला जाता है वापस से कंडेंसर में, और काम करता है कोल्ड वाटर का, और वही एक्सचेंज करता है हीट विथ वेपर से, जो कि आती है हमारी टरबाइन से। ये कंडेंसिंग और कूलिंग टावर का प्रोसेस हमारे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर को रोकता है, और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाता है हमारे पावर प्लांट की, क्योंकि एक ही वाटर को हम कई बार यूज़ करते हैं। फिर हमारा ये कूल्ड वाटर कंडेंसर से फीड पंप की हेल्प से वापस से बॉयलर में चला जाता है, और वापस से वही सारे प्रोसेस होते हैं, हीटिंग, एक्सपेंशन, और इस तरीके से कंटिन्यूअस एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है। तो ये था थर्मल पावर प्लांट। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।